नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी में आज हम एक नई फैमिली लेकर के आए हैं, पोएसी। पोएसी फैमिली को वैज्ञानिकों ने ग्रेमिनी फैमिली के नाम से भी संबोधन किया है। ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आने वाले जितने भी पादप हैं, उन सभी पादपों कि हम यदि आधारिक जो संरचना है उसका अध्ययन करें तो एक जो इस फैमिली के अंतर्गत आने वाले जो मुख्य जो पादप हैं, जैसे चावल है, बाजरा है, गेहूं है, जौ है, गन्ना है आदि, ये सभी जो पादप हैं जिनको हम दैनिक जीवन में काम में आने वाले खाद्य पदार्थों के रूप में काम में लेते हैं, ये सभी पादप कौन सी फैमिली में आते हैं? पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली में आते हैं। इस फैमिली के अंतर्गत आने वाले जो सभी जो पादप होते हैं, उन सभी पादपों को जनरली एक बीजपत्री पादपों में रखा गया है। एक बीजपत्री पादपों में इसलिए रखा गया है क्योंकि इन पादपों का जो बीज पत्र है, उस बीज पत्र पर केवल एक ही दल पाया जाता है। इस कारण से इसे हम एक बीजपत्री में रखते हैं और एक बीजपत्री पादप बोलते हैं। और ज़्यादातर अधिकांशतया इस कुल के अंतर्गत आने वाले जो पादप हैं, उनके यदि जीवन काल की बात करें तो ये पादप अपना जीवन चक्र मात्र 1 वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब इनका जन्म से लेकर के मृत्यु का जो समय होता है वो मात्र 1 वर्ष का होता है। इसलिए इन पादपों को हम आयु के आधार पर 1 वर्षीय पादपों में भी इनकी गणना करते हैं। उसके बाद में हम यदि पूरी फैमिली की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें हैबिट एंड हैबिटेट। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इनका स्वभाव और प्रकृति की बात करें तो इनका जो स्वभाव होता है, एक बीजपत्री पादपों में जो ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आने वाले जो पादप होते हैं वो शाकीय होते हैं, 1 वर्षीय पादप होते हैं। पादप का जो शरीर है वो जड़, तना और पत्तियों में बटा होता है, पुष्प भी होते हैं, फल इत्यादि बनते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें इसकी रूट का मतलब क्या होता है? जड़। जड़ से तात्पर्य ये है कि एक बीजपत्री पादप है, चूंकि तो इसके अंतर्गत जो जड़ पाई जाएगी वो होगी टेप रूट। टेप रूट को हम किस नाम से जानते हैं? अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ का मतलब ये है कि कोई भी जो जड़ होगी उस जड़ के आधारी भाग से एक अल्प विकसित जो मूल होगी वो पहले विकसित होगी, फिर उसके सहारे छोटी छोटी धागेनुमा जड़ें विकसित हो जाएगी। कहने का मतलब एक जो जड़ होगी वो अल्प विकसित होगी और कुछ समय पश्चात ये नष्ट हो जाएगी और इसके आसपास बहुत सी धागेनुमा जड़ें निकल जाएगी। इन जड़ों को हम अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। तो गेहूं में इस प्रकार की जो जड़ पाई जाती है, अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टेम यानी कि तना। तने की बात करें तो ये गेहूं में तना है। तने की जो संरचना होती है वो लंबवत है, अर्थात इसकी जो जमीन से ऊपर वाला जो संपूर्ण जो भाग है वो वायु में जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसको हम वायवीय भाग भी बोल सकते हैं। तो ये स्पष्ट जो तना होता है वो ठोस होता है, लंबवत होता है, ऊर्ध्व होता है और शाखित होता है। शाखित का मतलब ये है कि इसके दोनों छोर से क्या निकली होती है? शाखाएं या पत्तियां निकली होती है। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं? शाखीय बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं लीफ। लीफ का मतलब यहाँ पर है पत्तियों से। लीफ से तात्पर्य ये है कि इसकी जो पत्तियाँ होती है वो लंबवत होती है और समानांतर शिराविन्यास में पाई जाती है। ये लंबवत जो गेहूं की जो पत्तियां हैं वो लंबवत होगी और समानांतर शिराविन्यास में ये स्पष्ट रूप से हमारे को दिखाई देती है। पत्तियों के जो निचला जो छोर है, अर्थात जो निचला जो भाग है, इसमें अत्यधिक क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट की अधिकता के कारण इन पत्तियों का जो रंग होता है वो गहरा हरा रंग होता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इस कारण से इनका जो रंग होता है वो अत्यधिक गहरा हरा होता है। इसकी तुलना में ऊपरी जो भाग होता है वो थोड़ा कम गहरा होता है, क्योंकि इसमें रंध्र जो होते हैं वो बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद में लीफ के बाद में हम बात करते हैं फ्लावर। फ्लावर से यदि हम पहले बात करें पुष्प जो है तो पुष्प की स्थिति क्या है? तो ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आने वाले जो सभी पादप हैं उनमें जो पुष्पों की जो स्थिति होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है।
तो जनरली हम आज गेहूं का अध्ययन कर रहे हैं, तो गेहूं में जो पुष्प की जो स्थिति होगी वो स्पाइकों का स्पाइक प्रकार का होता है। स्पाइकों का स्पाइक प्रकार का ये जो पुष्प कर्म होता है वो स्पाइक प्रकार का पुष्प कर्म होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे फ्लावर यानी कि पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। जनरली हम देखते हैं कि पुष्प में 4 भाग पाए जाते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। परंतु इसमें इसके अलावा भी कुछ भाग होते हैं जो कई प्रकार की फैमिलीज में हमने पिछली कालांशों में देखा है और पढ़ा भी है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो पुष्प होगा, पुष्प में सबसे पहले बाह्य दलपुंज नहीं पाकर के केवल इसमें क्या पाया जाएगा, परिदलपुंज। परिदलपुंज को इंग्लिश में पेरियंथ बोलते हैं। परिदलपुंज की जो संख्या होगी वो संख्या होगी 2। सबसे ऊपरी भाग ये परिदलपुंज है और एक ये नीचे की तरफ, तो 2 परिदलपुंज पाए जा रहे हैं और दोनों परिदलपुंज आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, अर्थात ये संयुक्त नहीं है। तो परिदलपुंज कितने पाए जा रहे हैं, 2। उसके बाद में हम बात करते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को किस नाम से जानते हैं, पुमंग कहते हैं। पुमंग में हमने पहले भी बताया था कि पुमंग में हम हमेशा पुंकेसरों की गणना करते हैं। तो ये पुष्प चित्र में हमारे को स्पष्ट रूप से जो लाल कलर से मैंने इनको रेखांकित किया है, तो पुंकेसरों की संख्या जो लाल कलर में अपने को दिखाई दे रही है वो पुंकेसरों की संख्या है 3। और तीनों जो पुंकेसर हैं वो आपस में किसी भी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, अर्थात तीनों पुंकेसर क्या हैं, स्वतंत्र हैं, संख्या में 3 है और स्वतंत्र हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे गाइनोसियम। गाइनोसियम की बात करें, गाइनोसियम में हम जायांग की बात करते हैं। जायांग में हमेशा हम अंडपों की संख्या की गणना करते हैं कि कितने अंडप पाए जा रहे हैं। तो हमें स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि जो अंडपों की जो संख्या है वो केवल एक ही अंडप पाया जा रहा है, अर्थात ये क्या है, एक अंडपी है। अब एक अंडपी है और ऊर्ध्ववर्ती है, और एक अंडप का मतलब है कि ये किसी भी प्रकार से किसी से जुड़ा हुआ नहीं होगा, संयुक्त होगा, एक होते ही स्वतंत्र होता है। तो अंडपों की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं पुष्प चित्र की। तो पुष्प चित्र की बात करें तो ये अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर वाला जो भाग, ये जो ब्लैक रंग की जो बिंदु दिखाई दे रही है उसे हम क्या बोलते हैं, मदर एक्सेस बोलते हैं, अर्थात मात्र एक्स बोलते हैं, जिस सहारे हम पुष्प को आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे परिदलपुंज। ये परिदलपुंज अपने को ब्लैक कलर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, संख्या में 2 हैं। उसके बाद में एंड्रोसियम, ये पुंकेसर लाल कलर में रेखांकित किए हैं, 3 हैं संख्या में, स्वतंत्र हैं। उसके बाद में गाइनोसियम, गाइनोसियम में अंडप है, 1 है, स्वतंत्र है। उसके बाद में पुष्प सूत्र, फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले हम देखेंगे BR का मतलब क्या होता है कि इसका जो पुष्प जो है वो क्या है, सहपत्री है। सहपत्री को BR बोलते हैं और सहपत्रहीन को EBR बोलते हैं। BR हो गया, सहपत्री हो गया। अब ये क्या होगा, त्रिज्या सम्मित नहीं होगा क्योंकि बराबर 2 भागों में नहीं कटेगा। ये क्या होगा, एक व्यास सम्मित होगा। एक व्यास सम्मित के लिए हम इसका जो प्रतीक लगाते हैं वो प्रतिशत का निशान लगाते हैं। उसके बाद में ये क्या है, द्विअंडपी है। द्विअंडपी का मतलब क्या है कि पुंकेसर और जायांग या पुमंग और जायांग दोनों इसमें प्रेजेंट है, इस कारण से हम इसको क्या बोल दिए, द्विअंडपी या उभय लिंगी, या हम बोल सकते हैं कि नर और मादा दोनों इसमें प्रेजेंट हैं। उसके बाद में हम परिदलपुंज संख्या में अभी बताया था कितने हैं, संख्या में 2 हैं। उसके बाद में एंड्रोसियम की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो ये एंड्रोसियम की संख्या 3 हो गई। उसके बाद में जायांग में अंडप की संख्या कितनी है, ये अंडप की संख्या 1 हो गई। और उसके बाद में इसकी जो स्थिति है अंडप की वो क्या है,
ऊर्ध्ववर्ती हो गई। तो इस प्रकार ये ग्रेमिनी कुल में जो पुष्प है उसका हमने फ्लोरल फॉर्मूला पुष्प सूत्र बना दिया। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कि इसका आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आने वाले जो पौधे हैं उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में फूड। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम फूड। फूड की बात करें अर्थात खाद्य पदार्थों के रूप में। देखो विद्यार्थियों, आप जानते हो कि चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, गुजरात हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि सभी भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों में ज़्यादातर जो भोजन खाद्य के रूप में काम में लिया जाता है वो ग्रेमिनी कुल के पौधे लिए जाते हैं। ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आने वाले पौधे जैसे गेहूँ है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, ये सभी खाद्य पदार्थों के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आएगा वो आएगा फूड, अर्थात खाद्य के रूप में ग्रेमिनी कुल के पौधों को प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है फूडर। फूडर को हम बोलते हैं चारे के रूप में। अब खाद्य पदार्थों के रूप में काम में लेने के पश्चात जो इनसे जो अपशिष्ट या जो चारा बचता है उनको हम जानवरों के लिए, जो भी पालतू जानवर है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि, इन सभी जानवरों को हम जो चारे के रूप में ये जो ग्रेमिनी कुल के जो पौधे हैं उनका बचा हुआ अपशिष्ट जो चारा होता है उसको काम में लेते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि तो इंडस्ट्रियल का मतलब है कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी ग्रेमिनी कुल के पौधों के बीजों को काम में लिया जाता है। सबसे पहले बात करें यदि हम गेहूं की, तो गेहूं की से जैसे सूजी तैयार की जाती है, गेहूं से आटा तैयार किया जाता है, और भी गेहूं से कई ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें विदेशों में जिनकी अत्यधिक मांग होती है। उसके बाद में यदि हम बात करें चावल की, चावल से कई प्रकार के जैसे भात तैयार किए जाते हैं, और भारतीय संस्कृति में तो चावल का अत्यधिक महत्व है कि कोई भी जैसे कोई मेहमान इत्यादि आते हैं तो शुभ अवसरों पर चावल का बड़ा महत्व माना गया है। उसके बाद में यदि हम बात करें बाजरा, सर्दियों के दिनों में बाजरे का अत्यधिक महत्व खाने के रूप में, और भी कई प्रकार के जो उत्पाद हैं उनको बनाने में बाजरे का प्रयोग किया जाता है। मक्का है, मक्का का भी प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। तो ये हो गया एक इंडस्ट्रियल यूज़। उसके बाद में हम बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब है जो कुछ सामान, जो पैकिंग के जो सामान होते हैं उन सामानों को जो पैकिंग की जाती है, उन पैकिंगों के अंदर जो ग्रेमिनी कुल के जो पौधे होते हैं उनके दानों के ऊपर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उन अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित जो उत्पाद हैं उनसे छोटी छोटी टोकरियाँ या टोकरियों के अलावा जैसे कार्टून है वो बनाए जाते हैं, जिनके अंदर हम अत्यधिक जो कीमती जो सामान है उनको हम अत्यधिक दूरी पर आसानी से बिना क्षति पहुंचाए उनको आसानी से हम वाहनों की सहायता से भेज सकते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा लास्ट जो पॉइंट है वो है अदर यूजेज। अदर यूजेज का मतलब है कि अन्य उपयोग। अब अन्य उपयोग में जनरली हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के, जैसे कृषि प्रधान भारत जो देश है उसको कृषि प्रधान माना गया है, तो खेती के रूप में भी यदि हम ग्रेमिनी कुल के पौधों को यदि उगाते हैं तो कहीं ना कहीं इनका भी आर्थिक महत्व है। आजकल जैसे किसान जो है वो पढ़ाई में जैसे अनभिज्ञ है, परंतु जो खेती करके आसानी से अपनी आजीविका और जो परिवार को जो चलाने का जो कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ग्रेमिनी कुल के जो पौधे हैं उनका अत्यधिक आर्थिक महत्व है। तो इस प्रकार आज हमने एक नई फैमिली का अध्ययन किया है, पोएसी और ग्रेमिनी। अगली कालांश में हम एक नई फैमिली लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।